Hello. Uh, Today we are going to start with the new chapter chemical bonding. तो चलो बच्चे केमिकल बॉन्डिंग का डिस्कशन स्टार्ट करा जाए. केमिकल बॉन्डिंग इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. देखो बच्चा, केमिकल बॉन्डिंग में अगर हम लोग बात करें तो बातें स्टार्ट होती हैं केमिकल बॉन्ड से. दैट हाउ मेनी केमिकल बॉन्ड्स आर देयर एंड व्हाई एलिमेंट्स नीड टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड और एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड. व्हाट इज द नीड? एलिमेंट बॉन्ड ही क्यों बनाते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट व्हाई एलिमेंट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड. व्हाई एलिमेंट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड. जो इसका आंसर है ना बच्चे, फर्स्ट टाइम ऑक्टेट रूल जब भी आया था तो ये देखा गया कि जो हमारे नोबल गैसेस है, जो इनर्ट गैसेस है, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन, रेडन, इन सब के आउटर मोस्ट शेल में देयर इज 8 इलेक्ट्रॉन और इनके वैलेंस शेल क्या है? फील्ड है. और इनकी रिएक्टिविटी इज वेरी वेरी लेस, बहुत ही कम रिएक्टिव है ये एलिमेंट. तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल बोला गया कि वो सभी एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, वो इनर्टनेस गेन कर लेंगे. तो टू गेट स्टेबिलाइज, देखो अगर रिएक्टिव होगा, अगर कोई एलिमेंट रिएक्टिव है तो वो स्टेबिलाइज नहीं है. अगर कोई एलिमेंट रिएक्टिव नहीं है तो वो एलिमेंट अपना आइडेंटिटी मेंटेन कर रहा है और वो स्टेबिलाइज है. सो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल यही चीज बोली गई थी कि अगर देखो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? नॉन रिएक्टिव हो जाएगा एंड स्टेबल हो जाएगा. तो फर्स्ट रीजन यही दिया गया था कि एलिमेंट्स आर ट्राइंग टू गेट 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल and to achieve the stability. This was the octet rule. But there are so many molecule, there are so many compound जिसमें एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है बट स्टिल एलिमेंट्स स्टेबल होते हैं, राइट. तो कुछ ही टाइम के बाद ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये कंपलसरी बोला गया था कि एलिमेंट के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. तो वो ऑक्टेट रूल को फर्दर रिजेक्ट करा गया ऑन द बेसिस कि बहुत सारे एलिमेंट है. लेट्स से अगर मैं हाइड्रोजन ही लिख लेता हूँ तो हाइड्रोजन में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा. नेक्स्ट लेट से मैं BH3 लिख लेता हूँ या BCl3 लिख लेता हूँ या AlCl3 लिख लेता हूँ या BeH2 लिख लेता हूँ. ये कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है. जैसे अगर हाइड्रोजन की बात कर रहे हो तो हाइड्रोजन में देयर इज वन कोवेलेंट बॉन्ड, वन इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड और एक एटम के पास अगर आप देखो तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है. BH3 में अगर आप बोरॉन का बॉन्डिंग देखोगे तो बोरॉन इज फॉर्मिंग 3 कोवेलेंट बॉन्ड एंड ईच बॉन्ड इज कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन. एंड अगर आप बोरॉन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो इट इज 6 इन इट्स वैलेंस शेल. ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. वैसे ही सभी में आप चेक कर लोगे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं मिलेगा. तो ऑक्टेट रूल को रिजेक्ट कर दिया गया. नेक्स्ट फिर से वापस से वही क्वेश्चन, व्हाई एलिमेंट रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? तो देखो इसका कॉन्क्रीट आंसर बस इतना ही है कि टू अचीव द स्टेबिलिटी एलिमेंट रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म द बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड. सो अगर मुझे केमिकल बॉन्ड डिफाइन करना है, लेट्स से मुझे केमिकल बॉन्ड डिफाइन करना है, केमिकल बॉन्ड, तो केमिकल बॉन्ड को हम लोग कैसा डिफाइन करते हैं? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच ट्राइज टू होल्ड 2 or more atom together, right? It is the force of attraction which try to hold 2 or more atom together. It is the force of attraction. It is the force of attraction which tries to hold 2 or more atom, right?
अब अगर केमिकल बॉन्डिंग का डिवीजन की बात करो, केमिकल बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं, तो ये चीजें हम लोगों को पहले से मालूम है। टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड थोड़ा तो जानकारी है ही आपको पहले से। तो लेट्स स्टार्ट द डिवीजन ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड, इसको अगर हम लोग डिवीजन करें, first one I'll start with covalent bonding. So first one, covalent bond. Second one, ionic bond. And covalent bonding का one is special case, that is coordinate covalent bond. Special case of this, special case, coordinate covalent bond, or it is also known as dative bond. It is also known as dative bond, right? ये कुछ डिवीजन है। इसके अलावा देयर आर वैन डर वाल्स फोर्सेस जो मॉलिक्यूल को होल्ड करते हैं, तो उसमें उसको हम लोग मॉलिक्यूलर फोर्सेस में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, एक चीज और आपको बतानी थी कि जैसे एलिमेंट को आपने बोला कि एलिमेंट केमिकल बॉन्ड क्यों फॉर्म कर रहा है, टू अचीव द स्टेबिलिटी। अगर आप एक यूनिवर्सल फैक्ट है जो आपको याद रखना है, देयर इज वन यूनिवर्सल फैक्ट जो आपको याद रखना है। फैक्ट क्या है? एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। अगर आप स्टेबिलिटी देखोगे, स्टेबिलिटी एंड एनर्जी का रिलेशन देखोगे, तो एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इनवर्सली रिलेटेड विद ईच अदर। एनर्जी ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी कम होगा, एनर्जी कम होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। दिस इज ट्रू इन आवर डेली लाइफ ऑल्सो। जिसका एनर्जी ज्यादा होता है उसका स्टेबिलिटी कम होता है। जिसको देखो, जो एकदम से आलसी टाइप का इंसान है, चुपचाप बैठा है, कोई एनर्जी नहीं बची है, वो स्टेबल है, वो अपनी जगह पे ही पड़ा रहेगा। लेकिन जिसके पास एनर्जी ज्यादा है वो एक जगह पे नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा होगा, तो उसका खुद का स्टेबिलिटी क्या है? कम है, ठीक है? तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ये हमारी लाइफ में भी करेक्ट होता है। तो अगर मैं किसी एक केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन की बात करूं कि लेट अस से कि मेरे पास कोई एक एलिमेंट ए है, एलिमेंट ए का वन एटम इज ए एंड सिमिलरली एलिमेंट बी का वन एटम इज बी, और ये आपस में कंबाइन होकर के कोई एक ए बी मॉलिक्यूल बना रहे, कोई एक केमिकल बॉन्ड बना रहे होंगे, आइदर इट इज कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड बना रहे होंगे। अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया जाए ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, y एक्सिस पे आई एम टेकिंग पोटेंशियल एनर्जी एंड x एक्सिस पे द डिस्टेंस बिटवीन एटम A एंड B। R is the distance between atom A and B. R is the distance between atom A and B. Now initially मैं ये assume कर रहा हूँ कि एटम A एंड एटम B एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं। देखो बच्चे, अगर डिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया दो एटम के बीच में, तो उनका पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। आइदर यू कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज कमिंग आउट टू बी जीरो, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी जब आप कैलकुलेट करते हो तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अगर आप डिस्टेंस इनफाइनाइट कर देते हो ए और बी के बीच का, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो आई एम स्टार्टिंग विद द सिचुएशन दैट इनिशियली द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इनफाइनाइट, मतलब इधर से कहीं इनफाइनाइट पोजीशन से स्टार्ट करूंगा, और जब भी इनफाइनाइट पोजीशन में होऊंगा तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होगी? जीरो हो रही होगी, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है? एटम ए और बी को क्लोज ले आना है और पास ले आना है। तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस कम करते जाओगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी इज गोइंग टू इंक्रीज। और एक चीज बताता हूं, जहां पे भी अट्रैक्शन फोर्स आएगा वहां पे एनर्जी कम होगा, जहां पे रिपल्सिव फोर्सेस आएंगे वहां पे सिस्टम का एनर्जी ज्यादा होगा। ये भी डेली लाइफ में करेक्ट है। अब ऐसा सोचो, दो लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे से हेट करते हैं, नफरत करते हैं, ठीक है, दुश्मनी है। अब ऐसे दो लोगों को पास में रख दो, रिपल्सिव फोर्स है,
अब ऐसे दो लोगों को पास में बिठा दो, मारपीट हो जाए यार, मारपीट हो जाए मतलब बहुत एनर्जी बढ़ जाएगी। अब आप दो ऐसे लोगों को ले आओ जिनके बीच में आपस में बहुत प्यार है, बहुत पास पास आराम से बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है। तो अट्रैक्शन फोर्स है तो एनर्जी कम है, वो साइलेंटली अपने पोजीशन लेकर के साथ में बैठ सकते हैं। तो दैट इज ट्रू इन आवर डेली लाइफ ऑल्सो, दैट कि अगर दो एटम के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस आ रहे हैं तो एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, एंड दो एटम के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस आ रहे हैं तो एनर्जी कम हो जाएगी। नाउ व्हाट आई एम सेइंग कि इनिशियली ए एंड बी के एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी। नाउ अब मैं बोल रहा हूँ एटम ए और बी को पास ले आओ, तो जैसे जैसे पास ले आओगे आर का वैल्यू कम करोगे, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू, पोटेंशियल आर का वैल्यू क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू इंक्रीज करेगा, बट जब आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हो तो वो नेगेटिव साइन के साथ आता है, ध्यान में रखना। तो व्हाट आई एम सेइंग, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ए और बी के बीच में जब आप डिस्टेंस कम करोगे, बाय अज्यूमिंग कि ए एंड बी आर गोइंग टू फॉर्म द बॉन्ड, तो बच्चा बॉन्ड केवल तभी बनेगा जब ए और बी के बीच में अट्रैक्शन होगा। अगर स्टार्टिंग से ही ए और बी में दुश्मनी आ गई ना तो कोई बॉन्ड नहीं बनने वाला। ये भी डेली लाइफ में करेक्ट है, ठीक है। दो लोगों के बीच में रिश्ते केवल तभी बनेंगे जब भी उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स हो, दुश्मनी होगी तो रिश्ते नहीं बनेंगे। तो बॉन्ड केवल तभी बनेगा जब भी ए और बी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स आए। तो आप जैसे जैसे पास ले आओगे इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो एनर्जी इज गोइंग टू डिक्रीज। तो व्हाट आई एम सेइंग कि आर का वैल्यू कम करते जाओ और एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। आप डिस्टेंस कम करते जाओगे, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा, एनर्जी कम होता जाएगा। तो वी आर गोइंग टू रीच अप टू अ सिचुएशन जहां पे जो एनर्जी है सिस्टम का, ए और बी का जो सिस्टम लिया हुआ है वो एनर्जी मिनिमम हो जाएगा। दैट इज द सीन जहां पे ए और बी के बीच में मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स आ रहा होगा, एंड दैट इज द सीन कि वहां पे केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया होगा। जहां पे एनर्जी मिनिमम होगी, मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स आएगा, वहीं पे हमारा केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सपोज जस्ट इमेजिन कि ए और बी के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड ही बन रहा था, मान लेते हैं। तो जब भी ये इस सिचुएशन में आएंगे कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो रही है तो वहां पे केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया होगा, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया होगा ना। अब आपसे बोला जा रहा है कि अभी ये एटम ए और बी को ना और नजदीक ले आओ, और नजदीक ले आओ। अब देखो क्या होता है। अब इसके बाद अगर आप एटम ए और बी को और ज्यादा फोर्स करने लगे एक दूसरे की तरफ, तो ए का इलेक्ट्रॉन एंड बी का इलेक्ट्रॉन इनमें रिपल्शन होना शुरू करेगा, एंड ऑल्सो ए का न्यूक्लियस बी का न्यूक्लियस उनमें रिपल्शन होना शुरू करेगा। रिमेंबर अगेन, जब भी रिपल्शन होगा तो एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो ये मैं मिनिमम पोजीशन लेकर के चल रहा हूं, ये डिस्टेंस पे केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया होगा। फर्दर आप अगर डिस्टेंस कम करोगे तो एनर्जी इंक्रीज होगी, और वहां पे न्यूक्लियस का रिपल्शन जब भी आएगा ना बच्चे, तो न्यूक्लियस का रिपल्शन इज हाईली डोमिनेटिंग। थोड़ा सा भी डिस्टेंस उसके बाद कम करने के बाद रिपल्सिव फोर्स सडनली बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा और एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। तो ये डायग्राम आपको क्लियर रहना चाहिए फॉर द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। ये डायग्राम ऑलरेडी जेईई के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। सो दैट वाज द केमिकल बॉन्ड डेफिनेशन। आई होप आपको पूरा क्लियर है केमिकल बॉन्ड का। टाइप्स भी आपको क्लियर है। कोवेलेंट बॉन्ड में एक स्पेशल केस है हमारे पास, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे ही, दैट इज आल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग से, देन उसके बाद सभी एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। तो अगर आपको कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जानना है तो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डेफिनेशन तो आई गेस आपको पता ही होगा। कोवेलेंट bond is formed by the overlapping of orbitals. Covalent bond is formed by the overlapping of orbital, or you can say covalent bond is formed by the sharing of electron between two atoms, right? तो एक लाइन लिख लेते हैं इसके लिए। It is formed
it is formed by the sharing of electron between two atoms, right? डेफिनेशन बहुत आसान सा है. एक आसान से एग्जांपल लेट से अगर हाइड्रोजन लेते हो तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म्ड बाय टू हाइड्रोजन एटम. One hydrogen atom is having one proton at nucleus and one electron in its valence shell. Second hydrogen atom similarly nucleus and one electron in valence shell. When these two atoms are going to approach towards each other, तो ये क्या होगा, इनका जो ऑर्बिटल था 1s का ऑर्बिटल होगा, ये ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा एंड इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाएगा. देन उसी को आप क्या बोलते हो, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया. दिस एरो इज रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉन. ये शेयरिंग हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, जिसे आप कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्म में H एंड H रिप्रेजेंट कर रहे होते हो. ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, ये सब आपको मालूम होंगी, मुझे पता है. ठीक है, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अभी मैं क्या करने वाला हूं, देखो टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अभी नहीं स्टार्ट कर रहा हूं, जहां पे आप सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये सब की बात करेंगे. ये मैं बात करूंगा जब भी मैं आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बता रहा हूँ, तो वहां पे आपको टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इंक्लूड कर लूंगा. बट अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, अभी जितने कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, जितने स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स ड्राइंग आपको मालूम होना चाहिए. एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलमोस्ट एवरी ईयर, लगभग हर एक साल एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है इन एग्जामिनेशन. कोई एक कंपाउंड दे देगा, या तो उसमें डायरेक्टली स्ट्रक्चर रिलेटेड पूछेगा कि विच स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, या फिर आपको पर्टिकुलर कंपाउंड दे करके पूछ लेगा कि दिस कंपाउंड इज कंटेनिंग आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड. तो ऐसी बहुत सारी चीजें पूछ ली जाती है. ऐसे के लिए हम लोग पहले स्ट्रक्चर ड्राइंग सीखेंगे, देन उसके बाद वापस से कोवेलेंट बॉन्डिंग का डिटेल डिस्कस करेंगे. स्ट्रक्चर ड्राइंग के लिए देयर आर सम रूल, कुछ रूल्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर रहने चाहिए और दिमाग में हमेशा रहना भी चाहिए, याद रहना चाहिए, तभी आप स्ट्रक्चर करेक्टली एंड जल्दी से ड्रॉ कर सकोगे. सो लेट्स स्टार्ट. rules to draw structure और कोवेलेंट स्ट्रक्चर. अभी हम लोग कोवेलेंट स्ट्रक्चर ही फोकस करेंगे ज्यादा से ज्यादा. फर्स्ट रूल इज select the central atom full stop. Central atom should be least electronegative. सेंट्रल एटम शुड बी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. मतलब आपको जो भी कंपाउंड दिया जाए उसमें पहले आप सेंट्रल एटम सेलेक्ट करोगे, और सेंट्रल एटम का प्रॉपर्टी क्या है, वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. एक चीज और ब्रैकेट में, हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक मेटल कैन नॉट बी सेंट्रल एटम, कांट बी सेंट्रल एटम. ठीक है, कभी भी आप हाइड्रोजन और एस ब्लॉक मेटल को सेंट्रल एटम सेलेक्ट नहीं करोगे, बाकी उसके अलावा जो भी आपको मिलता है उसे आप सेंट्रल एटम सेलेक्ट कर लोगे. नाउ रूल नंबर टू इज प्लेस other atom symmetrically around central atom. आप सेंट्रल एटम बनाओ और उसके अलावा जितने एटम बच जाते हैं उस सेंट्रल एटम के अराउंड सिमेट्रिकली प्लेस करना है. लेटर से अगर 4 एटम बच जाते हैं तो एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक ऊपर, एक नीचे, ऐसा करके आप ड्रॉ कर सकते हो. नाउ द नेक्स्ट वन इज, थर्ड पॉइंट इज
try to complete the octet of central atom and surrounding atom, central atom and surrounding atom। तो उसके बाद आप क्या करोगे, सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करना, ठीक है ना। एक रूल और लिख लेता हूं मैं, फिर उसके बाद एग्जांपल लेकर के वापस से ये सारे रूल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देयर इज वन मोर रूल, रूल नंबर 4। इफ ऑक्सी एसिड इज टेकन to draw the structure, in case of oxy acid, what are oxy acid? ऐसे सारे एसिड जिसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हो। एग्जांपल, ऑक्सी एसिड का एग्जांपल वी कैन राइट इट इज H2SO4, HNO3 and H2SO3, H2S2O3। these are what oxy acids, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन सभी प्रेजेंट है। तो इन केस ऑफ ऑक्सी एसिड ड्रॉ OH group around central atom, and also number of OH group is equal to number of hydrogen atom, again here is limitation in this rule, there is a limitation, except in case of oxy acid of phosphorus and carboxylic acid, ये दोनों के केस में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। लेट से अगर मैं H3PO3 बोल रहा हूँ, फास्फोरस एसिड बोल रहा हूँ, तो फास्फोरस एसिड के लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। और लेट से अगर मैं HCOOH लिख रहा हूँ फॉर्मिक एसिड के लिए भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। तो जहां पे भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा है या ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस आ रहा है, इसे हम लोग अलग से डील करेंगे, इसके लिए कुछ आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ रूल थे और अब हम लोग स्ट्रक्चर ड्राइंग स्टार्ट करेंगे विद एग्जांपल। बट वेट, एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले कुछ एक चीजें कि ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करोगे, क्योंकि सेकंड रूल में आपको यही बोला जा रहा था कि प्लेस द सराउंडिंग एटम सिमेट्रिकली अराउंड द सेंट्रल एटम एंड देन ट्राई टू कंप्लीट द ऑक्टेट। तो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेंगे, एक चीज ना बहुत आराम से सुनना और इसे एकदम से अपने अंदर बिठा लेना। स्टेटमेंट ये है कि कोई भी एटम जितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा उतने ही इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो जाएगा उसे। एग्जाम्पल अगेन वो बहुत आसान सा वाला एग्जाम्पल, लेट से अगर मैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोलता हूं तो ये बना कैसे होगा, वन हाइड्रोजन एटम एंड वन हाइड्रोजन एटम। वी ऑलरेडी नो कि एक हाइड्रोजन एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन अगर ये दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाए और फिर पूछा जाए कि फर्स्ट हाइड्रोजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, तो उसमें हम लोग दोनों इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, एक इसका खुद का और एक पड़ोसी का। सिमिलरली सेकंड वाले हाइड्रोजन एटम के लिए पूछा जाए कि इसके पास कितने हाइड्रोजन है, तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। दैट आई वाज सेइंग कि यहाँ पे कितने कोवेलेंट बॉन्ड बने, एक कोवेलेंट बॉन्ड बना, तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो गया। इसके पास पहले से 1 इलेक्ट्रॉन था और 1 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट होकर के कितना हो गया, 2 हो गया।
नेक्स्ट एग्जांपल, इन दिस सीक्वेंस लेट्स से आई हैव O2 मॉलिक्यूल. अगर मैं O2 मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो ऑक्सीजन एटम से ये मॉलिक्यूल बना होगा. इन द वैलेंस शेल ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे 8, कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 2 and 6. वैलेंस शेल कौन सा है सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन. दोनों एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, राइट. कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन ना. अभी क्या होगा हमें मालूम है O2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है. ये प्रायर नॉलेज है, उसका एडवांटेज ले. तो ये बॉन्ड बना कैसे होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी शेयर करा होगा तो दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा. मतलब एक कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है. रेस्ट आप देखो तो 4 इलेक्ट्रॉन एट ईच ऑक्सीजन एटम इज रिमेनिंग सेम, वो ऐसे ही है ना. अब बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद अगर मुझसे पूछा गया कि बच्चे बताओ कि फर्स्ट ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 तो काउंट करूंगा ये, और बॉन्ड के भी 4 इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगा 2 4 6 8. सिमिलरली सेकेंड ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इट इज अगेन 8 ना. अब इसे हम लोग अपने दिमाग में कैसे सेट करेंगे कि भाई ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में पहले से कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है. सॉरी, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे 6 इलेक्ट्रॉन थे. और ये बॉन्ड कितने बना रहा है 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है. तो जितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा उतने ही इलेक्ट्रॉन की प्रॉफिट हो जाएगी. तो 6 इलेक्ट्रॉन पहले से थे, 2 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, राइट. तो ये चीजें आप ध्यान रखोगे. सिमिलरली अगर मैं N2 का एग्जांपल ले लूं तो नाइट्रोजन में 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनने. नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 2 5. वैलेंस शेल इज द सेकंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, तो सभी दोनों एटम को 3 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो जाएगा. एंड आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन विद ईच नाइट्रोजन एटम इन इट्स वैलेंस शेल देयर विल बी 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है. बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद दोनों ही नाइट्रोजन एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. 5 पहले से थे, 3 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो जाएगा बिकॉज ईच नाइट्रोजन एटम इज फॉर्मिंग 3 कोवेलेंट बॉन्ड. सो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए. मैं पॉइंट वापस से बोल देता हूं. पॉइंट था हमारा ये कि कोई भी एटम जितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा उतने ही इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है. देखो एक और चीज बता लेते हैं, फिर आ जाते हैं एग्जांपल में. एक तो ये कोवेलेंट वाला चीज क्लियर है. ध्यान रखना जब भी आप सराउंडिंग एटम को प्लेस करके सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम का ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे होगे, वो करने के दौरान इट मे हैपन कि आप केवल कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ करके ऑक्टेट कंप्लीट ना कर पाओ. ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि केवल कोवेलेंट बॉन्ड ड्राइंग से हमारा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है. इन केस अगर कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ करने से ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इस्तेमाल करोगे. आई एम रिपीटिंग अगेन, try to complete the octet of central atom and surrounding atom by drawing covalent bond. If it is not possible to complete the octet by drawing covalent bond, you can use coordinate covalent bond और dative bond. तो थोड़ा हम इधर dative bond की भी बात कर लेते हैं और उसके बारे में भी एक important point, जैसे अभी इसके लिए डिस्कस कर रहा था कि जितने covalent bond बनाओगे उतने इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो जाएगा, वैसे ही कोऑर्डिनेट के लिए भी आपको बता देता हूं और फिर उसके बाद देखना कितना जल्दी जल्दी स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है. नाउ अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में यहां पे एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग. कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इट इज ऑल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड. In coordinate covalent bond formation or dative bond formation, a pair of electron is donated by one atom and shared by two atoms. It is formed
when a pair of electron is donated by one atom and shared by two atom. An example of this, yes, we have example. Let's say अगर मैं NH4 प्लस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहता हूं, अमोनियम आयन, समझना अमोनियम आयन बनता कैसे। टेक H प्लस, ठीक है, और फिर आप अमोनिया ले आओ। अमोनिया का स्ट्रक्चर मैं अभी के लिए बना दे रहा हूं, थोड़ी देर बाद आप खुद भी जान जाओगे। देखो नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में देयर इज 5 इलेक्ट्रॉन। कैसे? नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे 2 5। सेकेंड सेल इज द वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है। आउट ऑफ दैट 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो सभी कोवेलेंट, अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता तो खुद का एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ता। नाइट्रोजन 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, मतलब नाइट्रोजन खुद के 3 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी शेयर कर चुका है विद द हाइड्रोजन, राइट। तो नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन और बचेंगे, क्योंकि वैलेंस शेल में कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुके हो, बचा है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास रहते हैं। अच्छा, दैट इलेक्ट्रॉन which is not participating in bond formation, electron present in valence shell not participating in bond formation, और अगर वो पेयर के फॉर्म में है तो that electron is known as lone pair। इसको हम लोग नाम देते हैं, नाम क्या देते हैं lone pair। और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम लोग नाम क्या देते हैं बॉन्ड पेयर। यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग नाम देते हैं बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो पेयर्ड होंगे बट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं कर रहे होंगे। बट अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, जरा सोचना यहाँ पे, नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, 3 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो गया, तो 5 + 3 नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें अमोनियम आयन ड्रॉ करना है, NH4+ ड्रॉ करना है। तो अमोनियम आयन तभी बनेगा जब ये नाइट्रोजन और ये H+ क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे। नाउ थिंक अबाउट दिस H+। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो भी इलेक्ट्रॉन आपने हटा दिया तभी तो H+ बना हुआ है, ठीक है। तो ये H+ के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट होता है, डुप्लेट कंप्लीट होता है। हाइड्रोजन के अगर वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो हाइड्रोजन स्टेबल हो जाता है। बट द प्रॉब्लम इज कि ये हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और नाइट्रोजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और नाइट्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर आप यहां पे कोवैलेंट बॉन्ड ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो नाइट्रोजन के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, जो कि करना नहीं है, ठीक है। 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखने। तो एक पॉसिबिलिटी ये थी कि नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, बीच में प्लेस करेगा, और दैट दिस 2 इलेक्ट्रॉन विल बी शेयर्ड बाय नाइट्रोजन एंड H+ बोथ। कैसे? तो नाइट्रोजन देखो बच्चे 3 अपने बॉन्ड तो फॉर्म कर ही रहा था, नाइट्रोजन का ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर मैंने प्लेस कर दिया और H+ के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था। दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी शेयर्ड बाय बोथ। नाउ अब ये शेयरिंग में नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, नाइट्रोजन को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि उसी के दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे, पड़ोसी का इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हो रहा था। बट H+ के बारे में सोचो, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था और सडनली इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, H+ का डुप्लेट कंप्लीट हो गया। इसी बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे बच्चे? रिप्रेजेंट करने के लिए NH3 नाइट्रोजन का लोन पेयर, यहाँ पे था H+ और इसे ऐसा एरो से रिप्रेजेंट करने वाले हैं हम लोग।
एरो से रिप्रेजेंट करेंगे कि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इज शेयर्ड विद H+, जिसके पास इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा होगा, ठीक है, H+ के पास शेयर हो रहा है ना, तो जिसकी तरफ हेड होगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर, ठीक है, और जो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होगा उसको हम लोग बोलते हैं डोनर, राइट। ये टर्म याद रखना, एक्सेप्टर एंड डोनर। तो देखो अब कंक्लूजन, जैसे मैंने आपको उधर कोवेलेंट बॉन्डिंग के टाइम में बताया था कि कोई भी एटम जितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा उतने ही इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो जाएगा। नाउ अब इसमें देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में देखो, जो डोनर था उसको एक भी इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट नहीं हुआ। अब देखो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने से पहले नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद भी नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। डोनर को एक भी इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट नहीं होता है। बट जरा एक्सेप्टर के बारे में सोचो, एक्सेप्टर के पास स्टार्टिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं थे और सडनली उसे 2 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो गया, तो एक्सेप्टर विल बी प्रॉफिटेड बाय 2 इलेक्ट्रॉन। ये स्टेटमेंट आप जरूर से लिख लोगे। व्हाइल फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, डोनर को एक भी इलेक्ट्रॉन का फायदा नहीं होगा एंड एक्सेप्टर विल बी प्रॉफिटेड बाय 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए, तब तो स्ट्रक्चर ड्राइंग में मजा आएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ड्राइंग में हमारे यही यूज होने वाले हैं, कोवेलेंट बॉन्ड यूज होने वाला है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यूज होने वाला है, कुछ एक स्ट्रक्चर लूंगा जिसमें आयनिक बॉन्ड आ रहे होंगे, तो वो आप ऐसे भी जानते ही होंगे, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए। वाइल जब भी कोई एक एटम जितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो जाएगा, किसी भी एटम के लिए ट्रू है। एंड अगर कोई एटम किसी कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की जरूरत पड़ रही है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड केवल तभी बनाएंगे हम लोग जब भी किसी एक को एक भी इलेक्ट्रॉन का जरूरत नहीं है और पड़ोसी को 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, ठीक है, तो हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड ड्रॉ करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ड्राइंग एंड देन उसको थोड़ा और एलोबरेट भी करना है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे हम लोग। स्ट्रक्चर ड्राइंग में सबसे आसान सा जो एग्जांपल मुझे दिखता है दैट इज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। नेम ऑफ दिस एसिड इज सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड में अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर, मुझे मालूम है बहुतों को मालूम होगा स्ट्रक्चर, जल्दीबाजी मत करो, अभी मेरे पास क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, कम से कम 100 स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड में रूल नंबर 1 लगाया जाए और सेंट्रल एटम फाइंड आउट करने की कोशिश करा जाए तो हाइड्रोजन सेंट्रल एटम हो नहीं सकता, बचा सल्फर एंड ऑक्सीजन। सल्फर ऑक्सीजन में सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस देन ऑक्सीजन, सो सल्फर विल बी द सेंट्रल एटम, सल्फर इज द सेंट्रल एटम। Now it is an example of oxy acid. So oxy acid में हम लोग क्या करते हैं, OH ग्रुप ड्रॉ करते हैं और OH ग्रुप कितने ड्रॉ करेंगे, जितने हाइड्रोजन रहेगा। मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो मैं 2 OH ग्रुप ड्रॉ करूंगा और ये OH ग्रुप सिमेट्रिकली प्लेस कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप ये स्ट्रक्चर बना लेते हो, 2 हाइड्रोजन आप यूज कर चुके हो, 2 ऑक्सीजन यूज कर चुके हो, 1 सल्फर यूज कर चुके हो, नाउ यू आर लेफ्ट विथ 2 मोर ऑक्सीजन, तो उसे भी सिमेट्रिकली आपने प्लेस कर देना है, ठीक है। अब हम लोग ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ना। कुछ चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आप जब ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जाओगे ना तो सभी एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये आपको हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। जैसे ग्रुप 15 का एलिमेंट है, उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। 16 का एलिमेंट है, उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। 17 का एलिमेंट है तो उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 14 का एलिमेंट है, उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये चीजें आपको मालूम रहनी चाहिए, ठीक है। तो देखो बच्चे, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं इस सल्फर के बारे में सोचूं, सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता हूं मैं, तो सल्फर के वैलेंस, सल्फर कहां है, ग्रुप नंबर 16 में। सल्फर के पास ऑलरेडी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है,
सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत उसे नहीं है। तो अगर मैं सल्फर के साथ 2 कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ कर दूंगा ना, तो सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। यहां पे हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन का डुप्लेट ऑलरेडी कंप्लीट है, हाइड्रोजन के बारे में प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास पहले से एक इलेक्ट्रॉन था, एक कोवेलेंट बॉन्ड ऑलरेडी आप बना चुके हो, तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है। नाउ ये जो OH वाला ऑक्सीजन है उसके बारे में सोचो। ये ऑक्सीजन के पास भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, एक कोवेलेंट बॉन्ड आप पहले से ड्रॉ कर चुके हो, मतलब इस ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट पहले से हो चुका है। ये जो OH वाला ऑक्सीजन है उसके वैलेंस शेल में अभी कितना इलेक्ट्रॉन है? अभी 7 इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों ऑक्सीजन को क्या चाहिए? 1-1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर मैं यहां से एक कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ कर देता, ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता। सिमिलरली इधर भी अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ कर देता तो ये भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 कोवेलेंट बॉन्ड आप ड्रॉ कर चुके हो, 2 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो चुका है, 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के कंप्लीट हो चुके, ये ऑक्सीजन का भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुका, सल्फर का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सल्फर के भी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, आप 2 कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ कर चुके हो। नाउ you cannot draw further any covalent bond with the sulfur atom। ठीक है, आप अभी जो बिगनर्स हैं उनके लिए स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं कि आप अभी सल्फर से फर्दर कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ करने की कोशिश नहीं करो। अब क्या कर सकते हैं? अभी मेरे पास 2 ऑक्सीजन एटम बचे हैं बच्चे, और सभी दोनों में से दोनों ऑक्सीजन एटम को 2-2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बिकॉज इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन, इनको 2-2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है टू कंप्लीट द ऑक्टेट। सल्फर का ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है ना। एक चीज जरा सोचो कि सल्फर के पास लोन पेयर होगा क्या? सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुके हो, बचा कितना? 4 इलेक्ट्रॉन बचा। 4 इलेक्ट्रॉन मींस देयर इज 2 पेयर, दैट इज व्हाट, सल्फर के पास 2 लोन पेयर होंगे। अब देखो, सल्फर को इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, सल्फर के साथ कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ नहीं करेंगे, बट ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये देखो डेटिव बॉन्ड वाला सिचुएशन रीच कर गया, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है और इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जब भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो रही होगी ना, तो आप सोचना कि यहां से मैं डेटिव बॉन्ड ड्रॉ कर सकता हूं, आई कैन ड्रॉ द डेटिव बॉन्ड। ये चीज क्लियर है? अगर आप डेटिव बॉन्ड ड्रॉ कर देते हो तो ये दोनों ऑक्सीजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही मिल जाएगा। दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, सल्फर का भी कंप्लीट, सभी एटम का ऑक्टेट डुप्लेट क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर, यही आपका करेक्ट स्ट्रक्चर है। नाउ कुछ एक चीजें और बता दें, कोई बुक कोई मटेरियल आप देख रहे हो तो आपको स्ट्रक्चर ये भी देखने को मिलेगा। इनफैक्ट ज्यादातर प्लेस में आपको यही देखने को मिलेगा, ये देखने को नहीं मिलता। दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्ट्रक्चर एंड दिस इज कंप्लीटली कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर। इसे कैसे ड्रॉ करना है, अभी यहां से यहां कैसे आएंगे आपको वो भी बताता हूं। तो नेक्स्ट अब हमारा काम क्या है कि हम इस डेटिव बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, डेटिव बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। इसमें एक हेडलाइन लिख लो आप, हेडलाइन इज कन्वर्जन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू कोवेलेंट बॉन्ड। conversion of coordinate bond to covalent bond। ठीक है, अगर आपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड ड्रॉ कर रखा है, फिर उसे आप कोवेलेंट बॉन्ड में ड्रॉ करना चाहते हो तो कैसे करोगे? देखो, लेट्स से ए एंड बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। बी इज व्हाट? एक्सेप्टर, ए इज व्हाट? डोनर, राइट? तो एक चीज देखना जरा, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इफ डोनर कैन नॉट expand its octet, इफ डोनर कैन नॉट एक्सपैंड, डोनर कौन है? ए है, ठीक है। अगर ए अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता, फिर आप इस कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको करना क्या है? ए और बी के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ करोगे। आप सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ड्रॉ करोगे।
जो डोनर होगा उस पे पॉजिटिव चार्ज एंड जो एक्सेप्टर होगा उस पे नेगेटिव चार्ज, ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ना। अब आपके साथ प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम यहां है कि आपको कैसे पता चलेगा कि डोनर ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है या नहीं कर सकता। आपके साथ प्रॉब्लम ये है, देखो जितने भी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है दे कैन नेवर एक्सपैंड देयर ऑक्टेट। फिलहाल के लिए आपको यही बता रहा हूं मैं, एंड रीजन चाहिए तो चलो रीजन भी अभी मैं बात कर लेता हूं। तो इसके लिए मैं एक आपसे अलग से लाइन लिख देता हूं, सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैनॉट expand their octet। आपका अगर थर्ड पीरियड है, फोर्थ पीरियड है, बाकी कोई भी एलिमेंट है उसमें ऑक्टेट एक्सपैंड हो सकता है, उसमें इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो सकता है, बट सेकेंड पीरियड के एलिमेंट का ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं हो सकता। द रीजन इज, लेट्स से एन एग्जांपल ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट इज नाइट्रोजन, राइट। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p1, ठीक है, सॉरी 2p3 एंड लेट्स से कि आपको ना यहां पे अगर मैं बोलूं, अगर आपसे पूछा जाए कि वैलेंस शेल कौन सा है, सेकंड सेल, ठीक है, और सेकंड सेल में क्या 2d सबशेल होता है क्या? 2d सबशेल नहीं होता। तो जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा आपका सेकेंड सेल में वो हमेशा और हमेशा किधर रहेगा, s सबशेल में एंड p सबशेल में, और कहीं नहीं जाएगा। s सबशेल का इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पेयर्ड है। और एक चीज बताऊं, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में वैलेंस शेल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। एक्चुअली ये सारी चीजें डिस्कस होनी है, कहाँ डिस्कस होगा ये सारी चीजें, मैं वीबीटी वीएससीपीआर सब कुछ डिस्कस करूंगा उधर जाकर के, बट स्ट्रक्चर ड्राइंग के लिए थोड़ा थोड़ा हेल्प चाहिए उधर से, तो हेल्प ले लेते हैं, फिर वो सारी चीजें पढ़ते रहे। रिपीटिंग अगेन, स्टेटमेंट बोल देता हूं, द कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एनी टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। और अगर आप कोवैलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हो तो बॉन्ड केवल और केवल वैलेंस शेल का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बनाएगा, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। अगर आप 2s के बारे में देखोगे तो 2s के इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है, जबकि 2p के इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है। ये 2p के इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना वही बॉन्ड फॉर्म कर सकेंगे और कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकेगा। तो नाइट्रोजन के बारे में अगर आप सोचो तो नाइट्रोजन कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है भाई? 3 कोवैलेंट बॉन्ड ही बना सकता है, इससे ज्यादा नहीं बना सकता। और अभी मैं देख रहा था नाइट्रोजन में 4 बॉन्ड बना हुआ था, वो 4 बॉन्ड में आउट ऑफ दैट 4 बॉन्ड 1 बॉन्ड वाज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और अब मैं ये भी बता चुका हूं कि जब भी आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डोनर को फायदा नहीं होता, क्योंकि यही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करने जाओगे। Now let's take one more example. Phosphorus atomic number 15. If you write the configuration, it is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. ठीक है, ये फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। साथ में हमको पता है कि आप थर्ड सेल में एंट्री कर चुके हो, तो थर्ड सेल में 3d का एक 3d सबशेल भी होगा जिसके पास अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। बट इट मे हैपन, आप देखो तो 3p में 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ऑलरेडी हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, और 3s में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और 3d का जो ऑर्बिटल है वो सारे ऑर्बिटल क्या है, वेकेंट है ना। बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान ये हो सकता है कि 3s का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के 3d में चला जाए, जिसे आप बोलते हो एक्साइटेड स्टेट। तो दिस मे हैपन, ये हो सकता है। तो अगर कभी किसी कंपाउंड में फास्फोरस में 3s का इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है तो फास्फोरस के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
तो फास्फोरस 5 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। इमेजिन फास्फोरस इज फॉर्मिंग 5 कोवेलेंट बॉन्ड। फास्फोरस के वैलेंस शेल में पहले से 5 इलेक्ट्रॉन है और ये 5 इलेक्ट्रॉन और बना सकता है। मतलब फास्फोरस कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 10 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। दैट आई वाज सेइंग। बट नाइट्रोजन के केस में ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन में एक्साइटेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेकंड सेल में और कोई सबशेल है ही नहीं जो वैकेंट हो, जहां पे s का इलेक्ट्रॉन जा सके। और मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन में हमेशा और हमेशा कितना रहेगा? 3 रहेगा। ये 3 से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बना नहीं सकता। नहीं बना सकता तो इसको हमेशा मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट होगा? 3 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट होगा। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन का ही मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है और पहले से वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं नाइट्रोजन के पास? 8 इलेक्ट्रॉन आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन इन वैलेंस शेल, और कुछ नहीं हो सकता। दैट इज व्हाई मैं आपको ये स्टेटमेंट दे रहा था, इसलिए आपको ये स्टेटमेंट दिया जा रहा था, सेकेंड पीरियड एलिमेंट कैन नॉट एक्सपैंड देयर ऑक्टेट। जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट होंगे वो अपने ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई सबशेल नहीं होता जो वैकेंट हो। बट जब आप थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड में जाना शुरू करोगे तो डी सबशेल हमेशा आपको वैकेंट मिलेगा। और डी सबशेल जैसे ही वैकेंट मिलना शुरू हुआ, फिर वहां पे ऑक्टेट एक्सपैंड हो सकता है। तो दिस वाज द फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन हाउ टू कन्वर्ट दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड टू कोवेलेंट बॉन्ड। देयर इज वन मोर रूल, फिर उसके बाद हम लोग H2SO4 के स्ट्रक्चर पे वापस लौटेंगे। सेकेंड रूल इज if donor atom can expand their octet, तो आप क्या करोगे? तो अगर आपका A और B के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, A डोनर एटम है और ये एक्सपैंड कर सकता है अपना ऑक्टेट, तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सीधा सीधा आप डबल कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्लेस कर देना। ठीक है, दिस इज द रूल हाउ टू कन्वर्ट दैट कोऑर्डिनेट बॉन्ड इनटू कोवेलेंट बॉन्ड। सो अब अगर मैं वापस जाऊं, जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया था H2SO4 का, और आपको मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाया था, मैं वापस से पहुंच करके आपको दिखा देता हूं। तो हमारा जो डिस्कशन चल रहा था स्ट्रक्चर ड्राइंग में, H2SO4 हमने एग्जांपल लिया था और मैंने बोला सल्फर सेंट्रल एटम होगा, 2 OH ग्रुप डायरेक्टली सेंट्रल एटम से अटैच्ड होंगे, 2 ऑक्सीजन सिमेट्रिकली मैंने प्लेस कर दिया। अगर आप देखो तो इस लाइन में जितने भी एलिमेंट है सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है ना। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और दोनों ऑक्सीजन को 2-2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। तो मैंने बोला कि अगर आप ड्रॉ करना ही चाहते हो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ड्रॉ कर दो, इससे सल्फर का भी ऑक्टेट मेंटेन रहेगा और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस वाज योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्ट्रक्चर। नाउ इफ यू ऑब्जर्व, सल्फर is in third period and third period का एलिमेंट ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है। तो अगर सल्फर ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है तो आप ये रूल अप्लाई करोगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए आप डबल कोवेलेंट बॉन्ड इस्तेमाल करोगे। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट आई कैन ड्रॉ कि ये दोनों ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्लेस कर दूं। तो वही मैं आपको बता रहा था कि ज्यादातर सीन में आपको ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा, लेकिन बिगिनर्स के लिए आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्ट्रक्चर पे अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए। आप इसको कुछ देर के लिए होल्ड कर लो। आप पहले ऑक्टेट कंप्लीट करना सीखो। अगर आप ऑक्टेट कंप्लीट करके स्ट्रक्चर बना पा रहे हो तो कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर तो कभी भी बना लेंगे यार। बस वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट में कन्वर्ट ही तो करना रहेगा, वो हमें आता ही है। अगर ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकता है तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, नहीं कर सकता तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्लस माइनस साइन यूज करना पड़ेगा। डोनर पे पॉजिटिव, एक्सेप्टर पे नेगेटिव, यही करना पड़ेगा आपको। तो आई होप आपको ये फर्स्ट कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्लियर है एंड रूल भी पूरी तरीके से क्लियर है हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। स्टेप्स वही, सेलेक्ट फर्स्ट द सेंट्रल एटम and if it is oxy acid draw the OH group and OH group will be equal to number of hydrogen atom present in the molecule and then सब सराउंडिंग एटम को सिमेट्रिकली प्लेस करके ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करना।
ऑक्टेट कंप्लीट करने के दौरान पहले आप कोवेलेंट बॉन्ड को यूज करोगे। अगर कोवेलेंट बॉन्ड यूज करके स्ट्रक्चर का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, यू कैन यूज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और अगर आपको चाहिए तो आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो आई होप द होल प्रोसेस इज क्लियर टू यू, आपको सारा प्रोसेस क्लियर होगा। इसके कॉन्सिक्वेंस में मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कुछ स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, आप एक बार ट्राई कर लेना, और फिर मैं आपको ये सारे स्ट्रक्चर अगली क्लास में ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो कुछ एग्जांपल्स है जो आप ड्रॉ करोगे। H2SO3, H2CO3, H3BO3, H4SiO4, HClO4, HClO3, HClO2, HOCl, HNO3, HNO2। These are the few examples जो आपके लिए है। आप एक बार ड्रॉ करो, प्रैक्टिस करो, एंड देन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये स्ट्रक्चर तो बताऊंगा ही ऑफ कोर्स। इसके अलावा मैंने अभी आपको बोला था कि ऑलमोस्ट 100 स्ट्रक्चर हम लोगों को ड्रॉ करने हैं, तो पहले आप ये कंप्लीट कर लो, फिर मैं बाकी के स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही।